बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और बात करते हैं पिछले कुछ घंटों में आने वाली बहुत सी अहम खबरों के ऊपर। अब यूँ लगता है कि जैसे ताज़ा तरीन खबरों का अहम डेवलपमेंट्स का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ हो चुका है। अगर उसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या सियासी जमातों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सबसे पहले तो अहम तरीन खबरें ये थी कि जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग का जो राउंड है, तीसरा राउंड है, वो शुरू हुआ पाकिस्तान में। कामयाबी से उसका इनेकाद हुआ, मगर उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आई कि दो चीज़ें जुड़ी हुई थी। आज तमाम तर सियासी पार्टियों के नुमाइंदे बहुत अरसे के बाद, मेरा ख्याल है 3-4 साल तो गालिबन कहना चाहिए, वो एक टेबल पर जमा हुए। और उस टेबल पर जमा होने का मकसद ये था कि सी पैक के ऊपर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर वज़ीर थे वो तशरीफ़ लाए थे, ली ज़ियांग, और उनके साथ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने ये तमाम तर टॉक्स को होल्ड किया। बड़ी कामयाबी से इसका इख्तिताम हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इसकी सरबराही कर रहे थे, मगर जो बात मैं करी थी वो ये थी, इसकी यूनिकनेस क्या थी? इसकी यूनिकनेस ये थी कि इसमें तमाम पार्टीज़ के लोग शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, और इसके अंदर मज़ीद भी जितने लोग थे वो शामिल थे। इसके बाद एक और भी अहम खबर की जानिब चलेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम खबरें लिए हुए था। आखिरी मुलाकातों में उनकी फ़िलहाल जो आखिरी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म हाउस से जब वो निकले तो उनकी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ज़ाहिर है सी पैक मेन एजेंडा था, मगर उनकी बातचीत बहुत अहम थी। चाइनीज़ वज़ीर ने वाज़ेह किया कि सी पैक पाकिस्तान का था, है और रहेगा। जो लुबे लुबाब मैं बात को क्विकली बता देती हूँ कि सबसे पहली डेवलपमेंट तो आज के दिन की ये थी कि सी पैक पाकिस्तान का था, है, रहेगा, काम एक्सपेडाइट होगा। यानी वो तमाम तर अफवाहें दम तोड़ गईं। यानी कुछ पाकिस्तान दुश्मन अनासर उसका इल्ज़ाम कभी मिलिट्री के सर डालते थे, कभी तहरीक इंसाफ के सर पर डालते थे, कभी किसी और फैक्टर के सर पर डालते थे। तो आज चाइनीज़ ने उस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, उसका जो काम है वो मज़ीद एक्सपेडाइट होगा। फ़ेज़ 2 जो है एक्सपेडाइट होगा। ज़राअत के शोबे में, एनर्जी के शोबे में, कॉमर्स में, ट्रेड में, आईटी में, और जहाँ तक हो सका इसको पाकिस्तान को जो एक फिक्स्ड उसका जो सेट ऑफ रूल्स था सी पैक का, उससे हट के, यानी पहले फ़ेज़ में ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, एनर्जी पे कुछ काम हुआ, जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए उसके ऊपर काम हुआ, मगर अब उसका जो एक दायरा कार है वो वसी किया जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी जानिब। चाइनीज़ वज़ीर ने बात वाज़ेह की कि सब कुछ आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान और चाइना कहीं नहीं जा रहे, इनकी ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, वगैरह वगैरह, मगर इसका इन्हिसार पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम पर है। यानी उन्होंने तमाम तर चेहरे देखे सामने, रऊफ़ हसन भी बैठे हुए थे और बाकी भी शख्सियात बैठी हुई थी, MQM के लोग थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक थे, और मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। ग्रुप पिक्चर भी आपने देखा होगा उसका। तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक उसके रास्ते में रुकावट हाइल है, और वो ये है कि आप कि हाँ, SIFC बहुत बेहतर काम कर रहा है, मगर जब तक अंदरूनी अनासर उसको ताकत नहीं बख्शेंगे ये चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। लिहाजा अंदरूनी खलफिशार पर काबू पाएँ। अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, हम तो यहाँ हैं, हम तमाम तर कोऑपरेशन करेंगे, हम हर जगह आपके काम आएंगे, हम तमाम मदद करने को तैयार हैं, मगर पाकिस्तान के अंदरूनी खलफिशार का फ़ायदा तीसरी कुव्वत उठा रही है। वो तीसरी कुव्वत उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर उनका वाज़ेह पैगाम था। आज से पहले कभी भी चाइनीज़ क़यादत की जानिब से इतना वाज़ेह बयान नहीं दिया गया, ये बात काबिल गौर है। मगर खुशी की बात यह है, फिर भी आई टेक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट, कि उनकी तमाम तर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकातें हुई हैं। यानी एक सेम पेज की फीलिंग आज बड़े अरसे के बाद आई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, दूसरी हम डेवलपमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मजबूरी है, कल कलां को कोई भी इसे मुकर सकता है। खान साहब की अडियाला जेल में बातचीत हुई है सहाफ़ियों से, उस पर बातचीत करते हैं, मगर उनकी तमाम तर बातों से हेडलाइन ये थी कि जब उनसे पूछा गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना मुल्क व कौम के इंटरेस्ट में है तो मैं बात करने को तैयार हूँ। मेरे ख्याल से उनकी बातचीत ऑलरेडी हो रही है, मैं उसकी जानिब भी आऊँगी कि कैसे हो रही है। सबसे पहला नुक्ता यह है कि उनके नुमाइंदगान, यानी अली अमीन गंडापुर हों या उनके बैरिस्टर गौहर हों, उमर अयूब हों, या जो भी हो, जब वो इकट्ठे कमेटियों की मीटिंग्स में कहीं ना कहीं किसी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के इवेंट्स में, क्योंकि हम अमरीकी हों, बरतानवी हों, फ्रांस हो,
اسلام آباد کے ہر ڈپلومیٹک ایونٹ میں ایٹ لیسٹ میں موجود ہوتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ بیرسٹر ظفر علی خان ایک بہت منجھے ہوئے رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ لوگ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ مصدق ملک پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کو بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات چیت سب کی چل رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی پارٹی کے ہیں۔ تو یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بہت سے نمائندگان اسٹیبلشمنٹ کے یا موجودہ حکومت کے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ رجیم چینج کے حصہ دار تھے، مگر اسی محسن نقوی سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، تصویر اکٹھے آتی ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقاتیں شہباز شریف سے ہوتی ہیں، دوبارہ بھی ہوگی، سننے میں یہ آ رہا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس اگلا آئے یا نہ آئے، مگر علی امین گنڈا پور وزیر اعظم ہاؤس دوبارہ آئیں گے، کیونکہ وہ جو یہ گریڈ آن آف کرنے کا کھیل کھیل رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ینگ فالوورز کو خوش کرنے کے لیے تو ایک اچھی چیز ہے، مگر یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے، اس کے بڑے نقصان دہ اثرات نکل سکتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے۔ ان کے ایم پی اے فضل الہی ہوں، شاندانہ گلزار ہوں، یا کوئی اور ہو، پبی اور تارو جبہ میں جنہوں نے گرڈ اسٹیشن میں جا کے فیڈرز آن کیے، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ وہ کچھ وقت کے لیے ویڈیو وائرل کرانے کو تو کر سکتے ہیں، مگر یہ وہ حل نہیں ہے، کیونکہ ایک سیٹ رول ہے پورے پاکستان کے اندر کہ جس علاقے میں، بلوچستان میں، سندھ میں، جہاں جہاں پر کسی بھی وجوہات کی بنا پر لوگ بل نہیں دے رہے، وہاں لائن لاسز ہو رہے ہیں، وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ آن پرپز کی جاتی ہے، تاکہ جو بل نہیں آ رہا تو وہاں پہ بجلی کم دی جاتی ہے، تو اس کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ اب جن علاقوں میں، جیسے خیبر ڈسٹرکٹ کے علاقے ہیں یا کرم کے علاقے ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان ہے، وہاں پہ اکثریت لوگوں کی بل دینے سے احتراز کرتی ہے، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ وہاں پر لائن لاسز ہوں گے تو بل کو مینج کیا جائے گا۔ اب یہ تو ایک بات ہوگی علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں بات کرنے سے ہمیشہ میں نے آج تک کی ان کی جتنی گفتگو ہوئی ہے، میں ابھی پڑھ کے بھی سناتی ہوں، میں نے ہمیشہ یہ جائزہ لیا کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کو کہتے ہوئے سنا گیا تھا ایک بہت ان کی نجی محفل میں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہیں اور خواہش رکھتے ہیں۔ اب اس خواہش کو دوسری جانب سے کیسے دیکھا جاتا ہے، ہم نے جو آئی ایس پی آر کی 6 یا 7 میں کی پریس کانفرنس تھی اس میں بڑا واضح انکار تھا، مگر ہمیں پتہ ہے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لہٰذا یہ جانتے ہوئے کہ ملکی انٹرسٹ میں اگر بات چیت ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، دونوں طرف سے یہ چیز کور ہو جائے گی۔ اور بیچ میں ایک بات سب سے بڑی جو آتی ہے وہ یہ ہے 9 مئی۔ 9 مئی اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس سے آنکھیں فوج نہیں بند کر سکتی، کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں آپ نے قومی نشانیاں، پھر سب سے بڑھ کر چلے کور کمانڈر ہاؤس کو بھی، جناح ہاؤس کو بھی آپ کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے گھر تھا، لیکن جو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، کیپٹن کرنل شیر خان کی یادگار کو تو میں نے خود دیکھا، میاں والی میں آپ نے ایئر بیس کو آگ لگانے کی کوشش کی، اس پر بس نہیں چلا تو آپ نے باہر ان کی نشانیوں کو، جنگ کی نشانیوں کو، جو ہماری فتوحات کی نشانیاں تھیں، آپ نے ان کو آگ لگائی، تو وہ بہرحال ابھی ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کے اوپر فوج بالکل نہیں کرے گی تکیہ کہ اس کو معاف کیا جائے۔ اب آتے ہیں دوبارہ خان صاحب کی بات پہ۔ خان صاحب نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے بات نہیں ہوگی، نون لیگ کی تو حکومت ویسے بھی ختم ہونے والی ہے، تو جاتی ہوئی حکومت سے ہم کیوں مذاکرات کریں۔ اب کوئکلی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات یا حکومت کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے بھی کہا تھا اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے مجھے مطمئن کرے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ محمود خان اچکزئی اگر کوئی آفر لے کر آئیں گے تو پھر مذاکرات کا سوچیں گے، مذاکرات ایسے تو نہیں ہوتے۔ ہم نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی اتحاد کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی ہے، نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں، کیا موسم کی بات کریں؟ اگر مذاکرات کیے تو ان کی حکومت چلی جائے گی۔ اس وقت ملک کرائسس میں ہے، حکومت نے اپنے خرچے کم نہیں کیے جو تکلیف دہ بات ہے۔ موجودہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بنا سکی، ملک کو سرجری اور مینڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہے جو ریفارمز کر کے ملک کو بچا سکے۔ پاکستان زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، موجودہ بجٹ نے ثابت کیا کہ مینڈیٹ کے بغیر حکومت ریفارمز نہیں کر سکتی۔ پروفیشنلز اور قوم پر ٹیکسوں کی بارش کر دی، 1 جولائی کو آنے والے بجلی بلوں کے بعد قوم کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، عوام نے اب سڑکوں پر آنا ہے۔ ایسی قانون سازی کی گئی کہ حوالہ ہنڈی سے پیسہ ملک سے باہر بھیجنے کو روکنے کا طریقہ ہی موجود نہیں۔ کے پی میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر گنڈا پور سے کیے گئے وعدے کو توڑا گیا، یہ غلط بات ہے کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ کے پی میں لوگ بل جہاں نہیں دے رہے وہاں پہ لائن لاسز کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوگی، یہ آن ریکارڈ بات ہے، اور اس پہ گنڈا پور صاحب نے اتفاق بھی کیا تھا۔ بجلی چوری پرانا مسئلہ ہے، حیدرآباد سے کوئٹہ میں بھی بجلی چوری ہوتی ہے، کے پی کے عوام علی امین گنڈا پور کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ کہاں جائے؟ تو پھر وہ لوگ بل دینا، اگر وہ لوگ بل نہیں دینا چاہتے تو پھر گنڈا پور صاحب ان کی جگہ بل دیں اور ان کے لیے جا کے فیڈرز آن کرائیں۔
सुपरिटेंडेंट जेल मेरे मुलाकातियों की फहरिस्त से नाम निकलवा देता है। ये गलत बात है खान साहब, क्योंकि हमारे पास कंफर्म बात आई है कि आपने शेर अफजल मरवत से भी मिलने से इनकार किया था और आपने अली अमीन गंडापुर साहब से भी मिलने से इनकार किया था। उसकी वजह ये थी कि आप तक ये खबर आई थी शहजाद अकबर के वीलॉग से कुछ जुड़ी हुई कि अली अमीन गंडापुर जो है वो DGISI और आर्मी चीफ से मुलाकात करके आए, तो आप खफा थे। ये एक हकीकत है। दूसरी तरफ कहते हैं शेर अफजल मरवत की भी क्लास ली है कि वो लंदन की ठंडी हवाएं ले रहा है। कहते हैं खजाना खाली है। दूसरी तरफ मरियम नवाज अपनी तशहीर पर अरबों रुपए खर्च करी है। अब इसमें मरियम नवाज क्या उस्मान बुज़दार साहब का भी होता था, आप उनके वक्त के एड्स निकलवा के देखें, और आप अपनी हुकूमत में फवाद चौधरी साहब के एड्स देखिए वजारत इत्तलात में, आप अपने तमाम तर वज़रा की तशहीर देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हम आपसे कहते थे खान साहब आंखें खोले हैं, मगर आप नहीं सुनते थे। अच्छा, पटियाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल के खिलाफ बुध से केस दायर करेंगे, हिदायत जारी कर दी हैं। ये एक मेजर और कर्नल साहब का नाम लेते हैं। अभी जब इन्होंने नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट में बात करी थी तो इनको चाहिए था कि काजी फाइज ईसा से उसी वक्त इसके ऊपर रूलिंग ले लेते। अगर चीफ जस्टिस कहते तो जाहिर है कोई हल्की बात थोड़ी थी, आपके हुक्म का उसी वक्त पालन किया जाता। वो पूछते कि कौन से कर्नल साहब हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, मगर आपने वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, सीनियर वफाकी वजीर के इस बयान के बाद जाहिर है कि जो जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में ग्रुपिंग मौजूद है, मतलब इन्होंने माना कि पार्टी में ग्रुपिंग है। एहसन इकबाल ने मुझे 5 साल जेल में रखने का कह के अदलिया की तौहीन की है। अच्छा, वो कहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है, एहसन इकबाल के बयान से लगता है। वो कहते हैं कि मेरे छोटे से कमरे में पंखा बंद हो तो वो अवन बन जाता है। KP में तो 22 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। अडियाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को अडियाला जेल से तब्दील किया गया। जिस शख्स ने इलेक्शन कराए, फ्रॉड इलेक्शन कराए, वो हमें कैसे इंसाफ दे सकता है। शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4, मरियम नवाज के 2 और जरदारी के 10 मुकदमात नए कानून बनाकर ख़त्म कराए गए हैं। NRO 2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। ऐसी तरामीम की गई जो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं की जाती। नैब कवानीन में तरामीम करके अपनी चोरियाँ छुपाई गई। मुल्क का कर्जा अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेंगे। अदलिया का इम्तिहान है, वो कमज़ोर के साथ खड़ी होती है, ताकतवर का साथ देती है। जब अदलिया आपके मुताबिक फैसले देती है तो आप कहते हैं बहुत अच्छी अदलिया है, जब वो मुखालिफ के साथ चली जाती है और जेन्युइन ग्राउंड्स भी, तो आप बहुत बुरा भला कहते हैं अदलिया को भी। अदलिया भी बेचारी से कंफ्यूज है कि हम अपने इंसाफ करें या खान साहब के साथ जाएं या फिर अपने सोशल मीडिया पे अपने पोस्टर लगवाएं। साथ ही वो कहते हैं भारत ने हमारे ब्रिगेडियर को कत्ल कर दिया है और ISI यहाँ लगी है कि कौन जेल आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। यहाँ भी बहुत तजाद है खान साहब की बातों में। अक्सर खान साहब ऐसी बातों पे बयानात दे जाते हैं जो बीइंग डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बड़ी हैरत होती है कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मुल्क के, उनको क्यों इस बात का एहसास नहीं होता कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर ISI आकर अपने स्पोक्स पर्सन के तौर पर बयान नहीं दे सकती। ISI का जो काम है, अगर वो ना कर रही होती तो इस वक्त आपका मुल्क, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, चारों शाने चित हो चुका होता। इस कदर आपके मुल्क में फ्रंट्स दर फ्रंट्स खुले हुए हैं कि आपकी सोच है। बलूचिस्तान में अलग शोरश बर्पा की जा रही है, सिंध में अलग कांटे उगाए जा रहे हैं, खैबर पुख्तनख्वा में दहशत गर्दी जो है उसको वो आप ही के दौर में आपने ही उनको आने दिया था। अगर आपको याद हो TTP, हमने आपको कहा था कि ऐसा मत करें, मगर आपने उनको आने दिया। इसके अलावा आप पंजाब में देख लें, पंजाब में भी ऐसे फुटप्रिंट्स लोगों के डाले जा रहे हैं कि वहाँ पर ये चीज़ जाहिर की जाए कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है। अब ये चीज़ें अगर हम माजी में जाएं, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, मगर फ़िलहाल सबसे बड़ी बातचीत ये है कि अगर आपने मुल्क की खातिर सरेंडर करने का फ़ैसला किया है, ये झुकने का फ़ैसला किया है, तो प्लीज़ अपनी बात पर कायम रहें और ऐसी निशानियां छोड़ें कि जिनसे आपको और आपके इत्तेहादियों को अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। अभी का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में तफसील से बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर, DGISI और आर्मी चीफ वाली मुलाकातों की क्या कहानी है और क्या बातचीत चल रही है। फ़िलहाल तो ये कि क्या जल्द बाजवा का कोर्ट मार्शल होगा इमरान खान साहब के कहने पे, और मेजर और एक कर्नल के ख़िलाफ़ मुकदमा कब दायर करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इमरान खान ने जो ज़ुबैर है, मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि वीडियो की वजह से बड़े फेमस थे, उनके बयान के बाद जल्द बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है, तो वो कब तक होता है।